हे गाइस, क्या आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, कैसा लैपटॉप खरीदना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आप सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि आज मैं इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए। मतलब आप लैपटॉप में क्या करने वाले हैं? क्या आप लैपटॉप में ए करने वाले हैं? क्या आप लैपटॉप में ये करने वाले हैं? क्या आप लैपटॉप में ये करने वाले हैं? तो इस हिसाब से आपको सही लैपटॉप चुनना चाहिए। तो चलिए पहली पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ब्रांड्स। देखिए, लैपटॉप खरीदने में ब्रांड ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि जैसे कि आपको मोबाइल में पता होगा कि एक कंपनी का मोबाइल बेहतर हो सकता है दूसरी कंपनी के मुकाबले, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, क्योंकि लैपटॉप में हर एक पार्ट किसी दूसरे कंपनी बनाता है। मोबाइल की तरह नहीं है। मोबाइल में हर पार्ट करने के साथ गाते हो जाएगा। कुछ कुछ पार्ट्स है, जैसे कि उसका डिज़ाइन हो गया, उसका जो अंदर का बोर्ड हो गया, सब कुछ एक कंपनी डिसाइड करते है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वही डिसाइड करते हैं कि कैसा होने वाला है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए लेनोवो का लैपटॉप है। लेनोवो का लैपटॉप जो है उसका प्रोसेसर किसका होगा? इंटेल का होगा या फिर एएमडी का होगा। मदरबोर्ड किसका होगा? वो भी शायद एएमडी का तो नहीं हो सकता है, शायद आसूस का हो सकता है, किसी दूसरे कंपनी का हो सकता है, लेकिन लेनोवो का तो नहीं होगा, क्योंकि लेनोवो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर नहीं करता है। इसीलिए लैपटॉप खरीदने के बाद ब्रांड्स मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको क्या देखना चाहिए कि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहा है, ये देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसका प्राइसिंग कैसा है। जैसे कि एक लैपटॉप है इन्फिनिक्स X1, जो कि आपको अंडर 30,000 मिल रहा है। अंडर 30,000 तो मैं कभी भी लैपटॉप रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। ज़रा इसका स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। i3 प्रोसेसर मिल रहा है आपको इस रेंज में, उसके साथ Gen 3 SSD मिल रहा है, एक DCI P3 कार्ड गेमिंग का डिस्प्ले मिल रहा है। और क्या चाहिए? तो आप इसी लैपटॉप का बजाय कि दूसरे लैपटॉप चुनेंगे इस बजट में, बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लैपटॉप खरीदने के बाद ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द प्रोसेसर ऑफ द लैपटॉप। आपको शायद पता ही होगा कि लैपटॉप के प्रोसेसर दो कंपनी बनाता है, एक तो है AMD और दूसरा है इंटेल। आप किसी भी एक कंपनी की तरफ बायस मत हुई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटेल का प्रोसेसर बहुत बेहतर है AMD से, या फिर AMD का प्रोसेसर बहुत बेहतर है इंटेल से। दोनों का ही अपना प्रोज एंड कॉन्स है। तो किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है, या फिर कौन सा भाषण का प्रोसेसर है, जैसे कि i7 हो गया, i3 हो गया, i9 हो गया। उसी तरह राइजन में राइजन 3 हो गया, राइजन 5 हो गया, राइजन 7 हो गया, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ कौन सा जनरेशन का है, जैसे कि इंटेल में आपको अभी 12th जनरेशन देखने को मिलेगा, वही राइजन में आपको अभी 5th जनरेशन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हर कोई करना गलत हो जाएगा, शायद मैं हर कोई नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग मिस कर जाता है, तो क्या है, उस प्रोसेसर का सीरीज़ कौन सा है। जैसे कि देखिए, हर एक लैपटॉप का प्रोसेसर एक जैसा नहीं होता है। हर एक लैपटॉप डिज़ाइन कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे कि AMD 3 तरीके का प्रोसेसर बनाता है लैपटॉप के लिए। एक हो गया U सीरीज़ का प्रोसेसर, दूसरा है HS सीरीज़ का प्रोसेसर, और तीसरा है H सीरीज़ का प्रोसेसर। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको देखने को मिलेगा कि तीनों का ही लगभग फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? TDP में, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर में। और उसमें देखिए, अगर U सीरीज़ का प्रोसेसर है उसमें आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 8 to 15 वाट का पावर, और उसी तरफ HS में देखने को मिलेगा लगभग 25 वाट का पावर। और उसी तरफ जो H सीरीज़ का प्रोसेसर है उसमें आपको देखने को मिलेगा 45 वाट का पावर। देखिए वाटेज का कितना बड़ा अंतर है। और इसके आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, U सीरीज़ का जो प्रोसेसर का लैपटॉप होने वाला है वो होगा थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अच्छा एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको बूस्ट परफॉर्मेंस तो दे देगा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका थर्मल लिफ्ट उसका परफॉर्मेंस को कम कर देगा। इसी तरह जो HS सीरीज़ का प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलेगा मीडियम लैपटॉप में। मीडियम मतलब आप कह सकते हैं जो आप डेली लाइफ यूज कर सकते हैं, ऐसा लैपटॉप जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग करना है वो हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा गेम खेलना है वो भी हो जाएगा।
उसके साथ आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और उसी तरह यू सीरीज का जो प्रोसेसर है उसमें आपको ज़्यादातर ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए बना ही नहीं गया है। और उसी तरह जो 8 सीरीज का प्रोसेसर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक गेमिंग लैपटॉप में। जैसे कि देखिए उसका TDP कितना है, 45 वॉट। उसका आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, ज़्यादा देर तक आपको एक ही परफॉर्मेंस सस्टेनेबल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वो जो लैपटॉप है वो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग गेम खेलना चाहते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर 3D रेंडरिंग बड़ा कोई काम करना चाहते हैं। लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में यू सीरीज का प्रोसेसर का लैपटॉप बेहतर होने वाला है। और उसी तरह जो 8 सीरीज का प्रोसेसर का लैपटॉप है वो घटिया होने वाला है। घटिया मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका जो पावर ड्रॉ है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। एक तो उसका प्रोसेसर बहुत पावर लेगा, उसके साथ जो उसका ग्राफिक्स कार्ड आएगा वो भी पावर लेगा, इसीलिए उस लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और इसी तरह इंटेल में आपको देखने को मिलेगा यू सीरीज, टी सीरीज और एच सीरीज। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लिस्ट आपके सामने है। तो चलिए आप कोड के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कितना कोड चाहिए। अगर आपका काम नॉर्मल है, मतलब आप MS Word, MS Excel या पावरपॉइंट जैसा काम करना चाहते हैं तो आपके लिए डुअल कोर से क्वाड कोर इनफ होने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा गेमिंग भी करना चाहते हैं उसके साथ साथ तो मैं कहूँगा कि क्वाड कोर से लेकर हेक्सा कोर तक आपको जाना चाहिए, नहीं तो गेमिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। डुअल कोर में तो गेमिंग हो ही नहीं पाएगा, वो भूल ही जाइए। और अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं या फिर 3D रेंडरिंग वाला काम करना चाहते हैं या फिर बहुत ही हार्डकोर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर बेहतर होने वाला है। क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि 4K में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर जब गेम खेलने वाले हैं तो आप बहुत ही हाई FPS में गेम खेलना चाहते हैं तो ऑक्टा-कोर तो आपको चाहिए ही, क्योंकि गेम खेलने के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग करने के लिए लगभग क्वाड कोर से लेके हेक्सा-कोर तो यूज़ हो ही जाएगा। और जो बाकी कोर्स बैठ जाएगा वो आपको जो बैकग्राउंड्स काम है, जो बैकग्राउंड्स वाला टास्क है उसको हैंडल करने में काम आएगा। इसीलिए इसी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कोर आपको चाहिए। तो मैं आप ये उम्मीद करता हूँ कि आप अभी आपके लिए एक बेहतर प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं तीसरी पॉइंट की ओर, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो कि है आपको कितना रैम चाहिए। देखिए आपका यूज़ केस जो भी हो, आपको मिनिमम रैम चाहिए 8 GB। चाहे आप MS Excel, MS Word या MS Paint कुछ भी करना क्यों ना चाहते हो, इस मोमेंट में आपको 8 GB की रैम तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसे भी आप मार्केट में हर एक लैपटॉप में मिनिमम 8 GB रैम तो मिलता ही है। और उसके बाद अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको मिनिमम 16 GB रैम लेना चाहिए। देखिए अगर आप एक लैपटॉप परचेस कर रहे हैं जिसमें 8 GB रैम है तो आप काम कीजिए, दूसरा एक 8 GB का रैम का स्टिक ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, हो गया। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लगभग हर एक बजट लैपटॉप में तो आपको 8 GB रैम देखने को मिलेगा, लेकिन हर एक बजट लैपटॉप में रैम को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। और उसके बाद अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम रैम तो आपको 16 GB चाहिए ही चाहिए अगर आप 4K में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि 8 GB रैम में 4K वीडियो एडिटिंग हो ही नहीं सकता। 16 GB तो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर बहुत ही हाई एंड काम करने वाले हैं, जैसे कि बहुत ही हाई एंड वीडियो एडिटिंग, मतलब 4K क्यों 8K में वीडियो एडिटिंग, 6K में वीडियो एडिटिंग और रेड रॉ वाला फुटेज के साथ आप काम करना चाहते हैं तो आपको तो 32 GB रैम चाहिए। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रैम आपको चाहिए। और साथ ही साथ DDR4 चाहिए या DDR5 चाहिए, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इस वक्त तो आपको DDR4 की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि DDR5 का रैम बहुत ही महंगा है। क्योंकि अगर आपने एक लैपटॉप खरीद लिया जिसमें आपके 8 GB रैम है DDR5 के साथ, लेकिन दूसरा रैम आप लगाना चाहते हैं उसमें, लेकिन DDR5 का रैम का प्राइस देखिए मार्केट में बहुत हाई है, लेकिन DDR4 और DDR5 के रैम के बीच इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस गैप भी नहीं है कि उतना पैसा डाले उसमें। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है स्टोरेज। देखिए स्टोरेज तो आपको SSD लेना चाहिए। हार्ड डिस्क का ज़माना गया, वो ख़त्म। अगर आप हार्ड डिस्क को लेना है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं, या फिर आपको लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क की जगह है तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन आपका लैपटॉप में जो OS रन होने वाला है, जो हर एक सॉफ्टवेयर रन होने वाला है, वो तो SSD में ही होना चाहिए। अब SSD के भी बहुत वेरिएशन है, जैसे कि 2.5 इंच साइज में SSD मिल जाएगा जो कि होगा SATA SSD। उसके बाद आएगा आपको M2 SATA SSD, उसके बाद आएगा आपको M2 NVMe SSD, और M2 NVMe में भी बहुत वेरिएशन है, जैसे कि Gen 3 हो गया, Gen 4 हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए जो लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता है वो भी 2.5 इंच का है, और जो आपको 2.5 इंच में SATA SSD मिलेगा वो भी साइज में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? स्पीड में।
आपको एक हार्ड डिस्क में लगभग 40 to 50 Mbps का स्पीड मिल सकता है। और उसी तरफ एक SSD में मतलब 2.5 इंच साइज की SSD में आपको लगभग 100 to 200 Mbps का स्पीड मिल जाएगा। और उसी साइड में अगर आप M2 SATA की बात करते हैं तो स्पीड आपको वही मिलने वाला है, लेकिन उसका साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और M2 NVMe साइज में तो लगभग M2 SATA की तरह ही होगा, लेकिन स्पीड में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। आप मान के चलिए कि M2 NVMe SSD लगभग मिनिमम 1 Gbps का स्पीड तो मिलने ही वाला है और उसके ऊपर भी जा सकता है। और SSD का स्पीड उसके साइज के ऊपर भी वेरी करता है। मतलब अगर आप 128 GB का SSD ले रहे हैं और कोई 1 TB का SSD ले रहे हैं, सेम जनरेशन का, सेम मॉडल का, सेम ब्रांड का, तो आप मान के चलिए जो 1 TB का SSD होने वाला है उसका स्पीड बहुत बेहतर होगा एक 128 GB SSD की तुलना में। और M2 NVMe SSD बहुत डिफरेंट साइज में भी आते हैं जो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। और अगर आप SSD के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है डिस्प्ले। डिस्प्ले एक लैपटॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो डिस्प्ले में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले ब्राइटनेस कितना होने वाला है, मिनिमम 250 नीट्स का तो होता ही है। देखिए 250 नीट्स का ब्राइटनेस आपका हर एक बाजे लैपटॉप को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्राइट इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं तो 250 नीट्स से आपका काम नहीं होने वाला है। मिनिमम 300 या फिर 350 नीट्स ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले आपको देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो देखिए आप हर एक लैपटॉप फुल HD रेजोल्यूशन के साथ तो आता ही है, लेकिन अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और आपको शार्प डिटेल्स चाहिए, तब तो आपको 2K या 4K के साथ जाना चाहिए। लेकिन आप जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के डिस्प्ले के साथ जाएंगे उतना ही बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 2 फैक्टर जो है वो गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। देखिए आपको अगर मेन काम है गेमिंग, तो आपको किसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो है रिफ्रेश रेट। देखिए हर एक गेमिंग लैपटॉप में मिनिमम 120 हर्ट्ज का तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 144 हर्ट्ज या फिर 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए आपको। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं प्रो लेवल में, तो फिर रिफ्रेश रेट आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उसके कोई बेनिफिट नहीं है ना। रिफ्रेश रेट से आपको वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग में क्या ही फायदा मिलने वाला है। हाँ, आपको UI में थोड़ा स्मूथनेस तो देखने मिलेगा और ठीक है, उसके लिए काम चल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वह कलर गेमर, कि कौन सा कलर गेमर का डिस्प्ले आपको लेना चाहिए। देखिए हर एक बजट लैपटॉप में 45% का NTSC कलर गेमिंग देखने को मिलेगा, लेकिन उससे आप ज़्यादा हाई लेवल का फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग उसमें आप कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मिनिमम 100% SHGB कलर गेमिंग का डिस्प्ले तो लेना ही चाहिए। और अगर हो सके तो 100% DCI PG कलर गेमिंग का डिस्प्ले के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि वही आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करने के बाद कलर ग्रेडिंग में। तो चलिए अब 6th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बैटरी बैकअप। देखिए कुछ लोगों के लिए तो बैटरी बैकअप मायने ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग तो हमेशा वॉल अडेप्टर में ही काम चलाने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए वही बैटरी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल में वो लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप का लैपटॉप लेना है तो आपको तो U सीरीज़ का प्रोसेसर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप A सीरीज़ का प्रोसेसर लेंगे उसमें तो बैटरी बैकअप अच्छा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो मिनिमम 56 वाट आवर का बैटरी तो चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप 45 वाट आवर का बैटरी के साथ जाएंगे तो बैटरी बैकअप इतना भी बेहतर नहीं मिलेगा। तो आपको मिनिमम 56 का तो साथ जाना ही चाहिए। वही अगर किसी के पास 86 वाट आवर का बैटरी है जिसमें H सीरीज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है, और आपके पास अगर 56 वाट आवर का बैटरी है जिसमें U सीरीज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है, तब मान के चलिए आपके लैपटॉप में बेहतरीन बैटरी बैकअप मिलने वाला है उस लैपटॉप के मुकाबले। लेकिन परफॉर्मेंस उस लैपटॉप में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस लैपटॉप का प्रोसेसर पावरफुल है, जिस वजह से वो लैपटॉप का प्रोसेसर ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। इसलिए आपको अगर ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप चाहिए तो आपको तो एक U सीरीज़ का प्रोसेसर के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी चाहिए और ज़्यादा बैटरी बैकअप भी चाहिए तो आपके लिए तो भाई एक ही ऑप्शन है, एक नहीं एक्चुअली 2-4 ऑप्शन है। लेकिन वो ऑप्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैकबुक विथ देयर डेडिकेटेड प्रोसेसर, आई मीन द M1 चिप
M1 Ultra, M1 Pro, whatever, and also the new and latest M2, as you know, because उस लैपटॉप में परफॉर्मेंस तो आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा ही, साथ ही साथ जो बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा वो कोई भी विंडोज़ लैपटॉप उसको बीट ही नहीं कर सकता। एक नेक्स्ट लेवल का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा आपको उसमें। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, जिस वजह से उस लैपटॉप का बैटरी बैकअप के मामले में बीट कर पाना पूरा नामुमकिन है। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि स्पीकर। देखिए ये भी सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों के लिए स्पीकर मायने नहीं रखता है क्योंकि वो लोग तो हमेशा हेडफोन ही इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन स्पीकर के बारे में बात करना चाहते ही है तो मैं ये कहूँगा कि स्पीकर का ज़्यादा मायने नहीं है लैपटॉप में, क्योंकि देखा जाए तो हर एक लैपटॉप का स्पीकर घटिया ही होता है। बस 2-4 लैपटॉप है जिसमें आपको बेहतरीन स्पीकर देखने को मिलेगा। और अगर आप मूवी एंजॉय करने के लिए लैपटॉप लेने वाले हैं जिसमें आपको बेहतरीन स्पीकर चाहिए, बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए, तो आपके पास वही एक ऑप्शन रह जाता है जो कि है मैकबुक, क्योंकि मैकबुक का स्पीकर ऑलवेज बेहतरीन होता है किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर के मुकाबले। लेकिन हाँ, 2-4 विंडोज़ लैपटॉप है जिसमें आपको बेहतरीन स्पीकर देखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा है फिलहाल मुझे याद में नहीं आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हो, शायद आपको मिल जाए। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं वेबकैम और माइक के बारे में। देखिए, आपको अगर बेहतरीन वेबकैम या बेहतरीन माइक चाहिए तो आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लैपटॉप में आपको 2 मेगापिक्सल से ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला वेबकैम देखने को शायद नहीं मिलेगा। और उसी तरह माइक भी लगभग हर एक लैपटॉप में एवरेज सा ही होता है। तो इसीलिए आपको अगर बेहतरीन माइक चाहिए, बेहतरीन वेबकैम चाहिए, आपको तो सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है आपका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, सभी का फेवरेट, ग्राफिक्स कार्ड। भाई देखिए, ग्राफिक्स कार्ड सबको नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो मैंने पहले ही बताया, MS ऑफिस, MS वर्ड, ये सब कम करने वाले, उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड क्या ही काम। और हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि फोटो एडिटिंग करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। सच कहूँ, नहीं चाहिए भाई साहब। फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको चाहिए प्रोसेसर, बेहतरीन प्रोसेसर, साथ ही साथ रैम, ज़्यादा से ज़्यादा रैम चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए। और हाँ, ज़्यादा स्पीड वाला SSD भी चाहिए। तो फिर ग्राफिक्स कार्ड किसको चाहिए? ऑब्वियसली गेमर्स को तो चाहिए ही। अगर कोई गेम खेलना चाहता है तो ग्राफिक्स कार्ड से बिना कैसे ही खेलेगा। लेकिन और किसको चाहिए? जो 3D रेंडरिंग करने वाले हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई लगभग 1080p तक की वीडियो एडिटिंग करने वाला है, ज़्यादा कोई लेयर इस्तेमाल नहीं करने वाला है, ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं करने वाले, तो उनके लिए भी ग्राफिक्स कार्ड का इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है किसी भी प्रोसेसर का, वही काफ़ी है उसके लिए। लेकिन अगर कोई एडवांस लेवल में काम करना चाहते हैं, उसके लिए तो भाई ग्राफिक्स कार्ड लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी ग्राफिक्स कार्ड आपको 2 कंपनी का देखने को मिलेगा, एक तो होगा AMD का और दूसरा होगा NVIDIA का। तो किसका बेहतर है? यहाँ पर भी कोई क्लियर कट विनर नहीं है। किसी मामले में AMD आगे निकल जाता है और किसी मामले में NVIDIA आगे निकल के जाता है। जैसे कि लेटेस्ट NVIDIA कार्ड में आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलेगा, और वही लेटेस्ट AMD का कार्ड में आपको FSR या RSR का सपोर्ट मिलेगा। तो डिसीजन आपको करना है कि कौन सा फीचर आपको चाहिए। और अगर आप FSR, रे ट्रेसिंग, RSR के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, जो कि है विंडोज़ वर्सेस मैक। आपको कौन सा लेना चाहिए? देखिए, आपका अगर मेन प्रायोरिटी गेमिंग है, विंडोज़ से आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैक में ज़्यादा कोई गेम तो है ही नहीं। तो गेमर्स के लिए सिंपल सा आंसर विंडोज़। लेकिन वीडियो एडिटिंग करने के लिए वो थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका मेन वर्क फ्लो एडोबी में है, मतलब एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी प्रीमियर डास और एनीथिंग लाइक दैट, देन आप कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनल कट का मजा लेना है तब तो भाई एक ही ऑप्शन है, जो कि है मैकबुक। आपको अगर फाइनल कट में वीडियो एडिटिंग करना है तो आपको तो मैकबुक के साथ जाना चाहिए। बोनस पॉइंट, क्रोमबुक किसको चाहिए? देखिए भाई साहब, क्रोमबुक किसके लिए बनाया गया है? क्रोमबुक बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए। क्रोमबुक में आप क्या काम कर सकते हैं? देखिए, क्रोमबुक और ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक एंड्रॉइड डिवाइस की तरह ही है, लेकिन उसका डिस्प्ले बड़ा है और उसके साथ एक कीबोर्ड है, ट्रैक पैड है। लेकिन उसमें आपको एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा क्रोम ओएस। उसमें हर एक ऐप्स वेब ऐप्स होने वाला है। कोई भी आप क्यों ना काम करे, वो सब वेब में होगा। उसका मेन ब्राउज़र होगा क्रोम। उसमें क्रोम में जाके आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, MS ऑफिस, MS वर्ड सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। वही है क्रोम, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा एडवांस काम करना है तो भाई वो तो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन हाँ,
कुछ कुछ क्रोमबुक्स है जिसका प्राइसिंग आपको शायद देखने को मिलेगा 50,000 या 60,000 के ऊपर भी चला जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप दूर रहिए उससे, और किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर 50,000 60,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो एक क्रोमबुक में क्यों करेंगे, एक प्रॉपर लैपटॉप ले लीजिए, उसमें उसका क्या काम है, भूल जाइए उससे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो आपको पता ही होगा क्या करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।